प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले मुल्क में चीनी और डॉलर के क्राइसिस का जिम्मेदार कौन। FIA के साबिक सीनियर अफसर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। वजारत खजाना और स्टेट बैंक के आला ओहदेदारान डॉलर सट्टाबाजी में मुलविस, बड़े इल्जामात। इमरान खान दौर में चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाले FIA अफसर सज्जाद मुस्तफा बाजवा से मध्य मुकाबल में मौजूदा बहरान पर अहम बातचीत करेंगे हम आज। और इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत बिजली चोरों को पकड़ने में नाकाम, सारा मलबा अदायगी करने वाले सारिफीन के गले डाल दिया। 400 अरब से जायद बिजली चोरी का एतराफ। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने माली साल 2021-22 में एनर्जी इंपोर्ट पर $19 अरब खर्च कर डाले। दस्तावेजात ने पाकिस्तान में एनर्जी बहरान की बुनियादी वजह का भांडा फोड़ दिया। सस्ती बिजली की बजाय महंगे ऑयल इंपोर्ट करके किसे अरबों रुपए के फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की सफारती नाकामी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एक बार फिर दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने की इत्तलात। सऊदी शहजादे के दौरा मंसूख होने की वजह क्या है, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा, मौजूद हैं साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद मुस्तफा बाजवा साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी क्लासेस साहब। जी बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। आपका मेरा ख्याल है लोग, पाकिस्तान के लोग आपको बड़ा अच्छी तरीके से जानते हैं। जब यहाँ पे इंक्वायरी हुई थी, मेरा ख्याल है शुगर स्कैम आया था 2019 का इमरान खान साहब के दौर में, तो जो उस वक्त यहाँ पे आपको याद होगा इसकी ये शुगर की प्राइसेस 52 रुपीज़ से 70 रुपीज़ तक ली गई थी, क्योंकि उन्होंने 4 बिलियन की सब्सिडी दी थी। फिर उसकी उन्होंने इसी तरीके से शुगर मिल वालों ने एग्जैक्टली यही तरीका वारदात जो अब इख्तियार किया गया है, तो उन्होंने उस वक्त भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ बनाए थे। तो आप भी इंक्वायरी कर रहे थे, आपको खैर किसी स्टेज पे इंक्वायरी पे हटा दिया गया था, वो भी खैर अभी बात कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल थे कि जो उस वक्त की शुगर मिलों को वो कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो अब आप बताएंगे कि ये सारा कुछ कैसे किया जाता है। ये जिनको वो हम कार्टल्स कहते हैं, माफियाज कहते हैं, स्मगलिंग की बात हो रही है, प्राइस की बढ़ाने की बात हो रही है, फिर गैंग अप हो जाते हैं, सारे के सारे मिल जाते हैं। आप सारी चीज़ें डिटेल से आपने देखी हुई हैं, ज़रा हमें बताएंगे कि इससे पहले हम फर्दर जाएं कि ये सारा क्राइसिस है क्या, ये जेन्युइन है, फेक है, मैन मेड है, गॉड मेड है, या क्या है ये सारा। थैंक यू वेरी मच खिलासा साहब। असल में अगर आप गौर करें ना, तो हम ऐसी कौम है कि हमारे यहाँ जो चोर डाकू हैं वो एक रवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और वही किए जा रहे हैं, उसी में कामयाब चले जा रहे हैं जी। और उनको कुछ यानी तरतब भी नहीं करना पड़ता कि वो कोई अपना तरीकाकार चेंज करें और कोई जो गवर्नमेंट है वो मुश्किलात पेश करे और उसके बाद उनको कोई यानी मुख्तलिफ एडवांस तरीके ढूंढने पड़े। सबसे पहले तो यह है कि जो गन्ना ग्रोअर से खरीदा जाता है उनको टाइम पे पैसे नहीं दिए जाते। जिस दिन थोड़ी इंक्वायरी शुरू हुई थी तो तब कोई पेमेंट बेहतर हुई थी, वो फिर शेयर फिर लोग सिफारिशें करवाते हैं, तो फिर उससे होती है। अब ये देखेंगे गन्ने ग्रोअर को भी पैसे टाइम पे नहीं मिलते, वो भी शुगर मिल इस्तेमाल करती हैं। और शुगर मिल वह ऐसी इंडस्ट्री है जिसके वेस्ट भी ज़ाया नहीं जाती, वेस्ट भी जो है वो भी सेल होती है। और जो कास्ट थी वो तकरीबन हमने जो निकाली थी वो 45 रुपीज़ के राउंड थी कि जो पर केजी उस वक्त ये हो रही थी। और दुनिया में जो प्रॉफिट रेशियो है, जो आप यूरोप में चले जाए, कनाडा, अमेरिका, US जहां भी जाएंगे तो आपको वहां एक सिस्टम मिलेगा। गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया होता है कि इससे ज्यादा कोई बिजनेसमैन को इंडस्ट्री प्रॉफिट ज्यादा नहीं ले सकता। हमारे यहाँ कोई कैप नहीं है, आप 400% भी प्रॉफिट ले लें, जितना मर्जी ले लें और होल्डिंग कर लें। अब होल्डिंग के लाज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ये उस वक्त भी जब इंक्वायरी की तो तभी भी एक ही तरीका कार था कि बहाना लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पहले सब्सिडी एक्सपोर्ट अलाउ करो। अच्छा, एक तो एक्सपोर्ट जो थी वो सारी एक्सपोर्ट चीजें नहीं, पहली बात। और उस वक्त भी जब हमने इंक्वायरी कंक्लूड कर रहे थे उस टाइम गन्ने का सीजन तकरीबन दोबारा खत्म हो चुका था और ये उस वक्त भी मुमकिन ही नहीं था कि गन्ना का सीजन जब शुरू होता है और गन्ना का एक फ्रेश जो है वो प्रोडक्शन आ जाती है, तो उस दौरान शुगर की शॉर्टेज का कोई बहाना बनाने का तस्वर भी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद जो बहाना बनाया गया वो ये बनाया गया
क्योंकि शुगर एक्सपोर्ट हुई थी, इस वजह से वो कीमतें बढ़ी। जब हमने चेक किया तो जो मेरी इंफॉर्मेशन थी वो ये जी। थी कि जो शुगर है वो पहले तो 70% अफगानिस्तान जा रही थी और शुगर एक्सपोर्ट हो नहीं रही थी, उस पर सब्सिडी भी ली जा रही थी और सब्सिडी के बाद उसको वहीं पे डंप करके उस पे जो जीएसटी था वो भी ज़ाहिर है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते लोकल मार्केट में बेचते हैं तो आप जीएसटी भी खा रहे हैं और आप सब्सिडी भी खा रहे हैं और उस पे इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा, उस पे खैर मैंने सबको लेटर लिखी है। एसएससीपी और स्टेट बैंक 3 मेजर डिपार्टमेंट थे जिनका मेजर रोल था इस सारी की ट्रांसपेरेंसी रखने का। तीनों को मैंने लेटर लिखे कि अपना अपना ज़रा, एक जो है वो दूसरा रेगुलेटर है, एक जो स्टेट बैंक है उसमें ये देना है कि जितनी चीनी बाहर जा रही है क्या उसकी रेमिटेंस आ रही है, रेमिटेंस आ नहीं रही थी, रेमिटेंस आ नहीं रही तो शुगर एक्सपोर्ट कैसे होगी। मैंने ये पॉइंट सारे रेज किए जब इंक्वायरी में, तो तीनों के तीनों डिपार्टमेंट की जो मेंबर थे वो कमीशन में वो शामिल थे, तो लिहाजा तीनों डिपार्टमेंट ने, स्टेट बैंक, एफबीआर और एससीसीपी ने अपने अपने जो उनके मेंबरान थे उनको खेचा कर तुम वहां पे क्या कर रहे हो, तुम हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी है। वो सब ने कहा जी नहीं हम तो नहीं कर रहे, ये तो सुजात बाजवा कर रहे हैं। अच्छा, अब वहां पे फिर वो शुरू होगी, मुझे हरासमेंट शुरू होगी। खैर उसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अब जब इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई गई तो उस वक्त ये सारे क्योंकि पॉइंट में लेटर लिख चुका था, मैं बता चुका था मीटिंग में भी, तो फिर इनको कवर अप करने के लिए इंक्वायरी कमेटी ने ये किया कि जी अफगानिस्तान में चीनी तो कंज्यूम नहीं हुई, वो आगे रशियन स्टेट को चली गई। तो रशियन स्टेट से चलो कम से कम आप कोई रेमिटेंस तो लेना। स्टेट बैंक का काम क्या है, जब तक रेमिटेंस प्रूव नहीं होती, रेमिटेंस आती नहीं है तो इसका मतलब चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं हुई। अच्छा, अच्छा फर्ज कर लो कि आप, मैं मान लूं कि एक्सपोर्ट हुई है, अगर फिर रेमिटेंस नहीं आती इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, दैट इज ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जी। तो इधर वे इट वाज अ क्राइम। अच्छा, अब इसको मैं, अब मेरा रोड़ा जो नाराजगी हुई, मैंने सबको कहा कि जी जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं कि 2-4 ट्रक ड्राइवर का ध्यान लेके तो पर्चा दे, मैंने कहा इस तरह नहीं, इनका क्योंकि सारी मनी ट्रेल से ये साबित हो रहा है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं और ये कल को प्रूव होगा। तो आप मुझे कहने लगे जी इसमें साल लग जाएगा। मैंने कहा साल नहीं लगेगा, क्योंकि उन दिनों कोविड था और बैंक सारे बंद पड़े थे, बंद नहीं थी, लेकिन उनका पेश जो था कस्टमर वो नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा 2 से 3 दिन में तमाम बैंक में इस पे इंफॉर्मेशन देंगे और हम उनको, मैंने आपको 3 से 4 दिन में आपको एनालिसिस कर दूंगा उसमें आकर थोड़ा सा नाराजगी हुई। तो मैंने कहा अभी वक्ती तौर पर आप मीडिया ऐप खड़ी कर रहे हैं लेकिन एंड पे होगा कुछ नहीं, उसमें भी नाराजगी हुई करके जी आप, हम मीडिया ऐप नहीं खड़ी कर रहे। और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि चीनी जो है वो मैंने 50 रुपए 53 रुपए थी और इंक्वायरी शुरू होने के बाद जो वो 100 से क्रॉस हो जाए। तो मैंने कहा ये तो कभी स्टेट पूरी लगी हो कैसे हो जाए, ये हो नहीं सकता। खैर ये सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने समझा कि ये जो बंदा है ये कोई लाइन चेंज कर रहा है। फिर जो शुगर मिल एसोसिएशन थी उसके लोग आ रहे थे, वो पीएम ऑफिस भी जा रहे थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी शहजाद अकबर के पास भी जा रहे थे, वो एफआई हेडक्वार्टर भी आ रहे थे, वो शुगर मिल एसोसिएशन चेंज करके अपनी मर्जी की एसोसिएशन लाई जा रही थी। तो ये सारा जो था, फिर उसके बाद था कि जी आप पिक एंड चूज देखें, आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे और आप जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसको आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव नहीं करेंगे तो उसका फायदा मुल्ज़म को होगा। उनके वकील भी सबसे महंगे होंगे और टॉप के जो पाकिस्तान के 2, 4, 5 लॉयर्स हैं उनमें से वो होंगे, तो उसका क्या होगा कि उनको कोर्ट में बेनिफिट होगा। अब मैं और ये सारा सिलसिला चल रहा था। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, ये क्राइसिस है आईपीपीज का, ये शुगर का, इसका दूसरा क्या कहते हैं इसको, चीनी का, और दूसरा इस सारे में आपको 3 ग्रुप जो है ना, अगर 3 ग्रुप उसमें एप्टमा, उसमें शुगर मिल एसोसिएशन और उसमें ये जो है आईपीपीज, एसपीपीज स्मॉल पावर प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट और स्मॉल पावर प्रोजेक्ट, ये 3 ग्रुप की 100 फैमिली की अगर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हो जाए उनके और उसमें से ये पाकिस्तान जो है आज जो डूब रहा है ये बचेगा।
अच्छा भाई साहब, आपने तफसील से सारी चीज़ें बताई हैं कि 2019 में एग्जैक्टली यही कुछ हुआ था। उस वक्त प्राइसेज 120-130 तक गई थी और बिलियंस ऑफ रुपीज़, बल्कि शहजाद अकबर साहब इन्होंने कहा था जी 1 रुपया बढ़ जाए चीनी तो 5 बिलियन रुपीज़ शुगर मिल्स वाले ना कमा लेते। 1 रुपए की बात हो रही है और बड़ा उस वक्त 500 बिलियन रुपीज़ का एक फिगर एस्टिमेटेड दिया गया था कि इतनी चीज़ की जो है ना इन्होंने ले ली है। आपको हटाने की वजह यह बनी थी कि आप रजिस्ट कर रहे थे और ये केस जो है उनके खिलाफ जाना शुरू हो गया, जिसमें स्टेट बैंक थी, FBI थे और दीगर रेगुलेटर्स थे, उनकी आपने नाकामी और कमियां बताने शुरू कर दी थी, मुझे याद पड़ता है। तो वो उस वक्त आप पे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नहीं जनाब कि आप जो हैं मिल ओनर जो हैं उनको शायद इंफॉर्मेशन वगैरह उनको लीक कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया था आप पे, और जिसकी वजह से आपको शायद उन्होंने बाद में उससे निकाल भी दिया था, नौकरी से भी और इससे भी। सर उसका कुछ ज़रा थोड़ा सा बताएंगे सर? जी, बेसिकली कुछ तकरीबन मैंने जो उस वक्त कैलकुलेट किया था तकरीबन 600 अरब से ज्यादा बनता था जो ये बेनिफिट दिया गया। अच्छा 600 अरब? अब 600 अरब मतलब आवाम की जेब से ये बेनिफिट आवाम को नहीं समझ आएगा। ज़रा बाजवा साहब ज़रा थोड़ा सा इस कौम को ज़रा, अगर इस तरह की बातें ज़रा देर से समझ आती हैं। आप ये कह रहे हैं कि 600 बिलियन रुपीज़ इन्होंने चीनी महंगी करके, शुगर मिल मालकान ने इन्होंने 600 बिलियन रुपीज़ चंद महीनों में आवाम की जेब से निकाल लिया था। महंगी चीनी इन्होंने फ़रोख्त करके, चीनी की कीमत 52 रुपये बनती थी, वो 120 तक लेकर गए थे। 600 बिलियन रुपीज़ कमाया था इन्होंने आवाम से, आवाम की जेब से निकाले थे। देखिए, जब ये शुगर इंक्वायरी शुरू हुई, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, अगर ठीक है, शॉर्ट टाइम में सर। 96 में भी एक चीनी का रौला पड़ा था, 11 रुपए से 19 रुपए चली गई थी। नसीरुल्लाह बाबर वाज इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने ऑपरेशन किया, मैं उसको पंजाब में सुपरवाइज कर रहा था बाई चांस उस टाइम भी, और 48 आवर में 19 रुपए से चीनी 13 रुपए आ गई थी। अच्छा, सिर्फ 48 आवर में। तो क्या किया था आपने सर? देखिए, हमने आइडेंटिफाई किए थे थ्रू आउट पाकिस्तान जो गोडाउन थे, जो शुगर मिल्स की जो गोडाउन थे, उसमें सारा डाटा इकट्ठा किया, और शुगर बाफर थी सारी, होल्डिंग हो रही थी, होल्डिंग कर रहे थे। और देखें, जब स्टेट लगती है तो कोई बिजनेसमैन की जरूरत नहीं होती है कि स्टेट से पंगा ले अनलेस के स्टेट सीरियस ना हो। जब स्टेट सीरियस होगी, नसीरुल्लाह बाबर जैसा बंदा था, उसके ऊपर तो बेनजीर का भी तो बस नहीं चलता था। तो जब ऑर्डर पास करता था, आगे किसी बंदे की जरूरत नहीं होती थी कि उसको चूज ना करे, और वो शुगर नीचे आई। लेकिन भाई साहब बड़ी अहम बात बता रहे हैं मुझे। उस वक्त जरदारी साहब की, सर मेरी थोड़ी सी, सॉरी मैं लेकिन उससे पूछते ही जाऊँ, आपसे बड़ी सारी बातें पूछने वाली हैं। उस वक्त जरदारी साहब ने अभी शुगर मिलें नहीं ली थी, ओमनी ग्रुप की शुगर मिलें सिंध में नहीं थी, जरदारी साहब की नहीं थी, लिहाजा जनरल बाबर साहब ने भी एक्शन ले लिया था और बेनजीर भुट्टो साहब अभी डट गई। अब तो जरदारी साहब के साथ मिले हैं, ओमनी ग्रुप के साथ मिले हैं, शरीफ खानदान के मिले हैं, हुमायूं अख्तर की हैं, जहांगीर तरीन साहब की हैं, दरीशक की हैं, उसका अहमद महमूद उनकी हैं, फिर चौधरी मून सिलाई की हैं, खुसरो बुख्तियार की हैं, हाशिम बख्त की हैं। मतलब अब आपका ख्याल है इतना आसान काम है कि रूलिंग लीड की अपनी मिले हैं? वो 96 में तो मान लेता हूँ कि मिले नहीं थी ना उस वक्त, अब तो मिले हैं सबकी, अब हाथ डाला जा सकता है सर? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि जब रूलर की अपनी मिलने हो तो फिर हाथ डालना मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन इस वक्त जो है वो एक केयरटेकर गवर्नमेंट है। लेकिन अगर तो अब मैं आप सीधी सी बात करूंगा, अगर तो कहना कि ये निगरान हुकूमत हाथ डालेगी तो बिल्कुल नहीं है। अगर तो इसमें जो अभी जिस शख्स ने, आर्मी चीफ ने अगर ये स्टैंड लिया है और उन्होंने अगर इसको इम्प्लीमेंट किया तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो भी मुश्किल इस तरह नहीं हो सकता कि सारी आधी FIA करप्ट लोगों की भरी पड़ी हो तो आप उनसे कहें जी हमारी ये आप इन्वेस्टिगेशन कर दो, तो फिर ये इससे कुछ मिलेगा नहीं। दूसरी बात है कि आप उस वक्त भी जब 2020 में भी इंक्वायरी हुई थी, मैं आपको उस वक्त भी बताऊं कि उस वक्त भी यानी एक मिल में 1 मिलियन से 2 मिलियन जो बैग था वो पिछला स्टॉक भी पड़ा हुआ था, इस साल का नहीं, फ्रेश का, पिछला भी पड़ा हुआ था। अब 80-90 मिलों में अगर 80-90 मिलियन बैग जो है वो पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ था जिसको वो अगली प्राइस पे बेचना चाह रहे थे, साल पूरा होल्डिंग की। और अगले साल जब आपकी फ्रेश होती है क्रशिंग, तो फ्रेश गन्ने की प्राइस के हिसाब से उसको फिर बेचना चाहते हैं। तो अभी भी आज भी मैं आई एम श्योर 100% कि आज भी अगर डाटा इकट्ठा किया जाएगा तो आपकी मिलों में आपका जो गोडाउन है पूरे पाकिस्तान में है, हर डिप्टी कमिश्नर को पता है कि उसके एरिया में गोडाउन कौन सा है। अगर और ये रजिस्टर है,
अच्छा, अगर गोडाउन में और अगर जो शुगर मिल के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर वो सफिशिएंट है तो फिर रोना किस चीज का है? लेकिन एक बाजवा साहब, मैं रात हमारे साथ जमान वट्टू साहब थे, सेक्रेटरी फूड, उनसे हम ये पूछ रहे थे, उन्होंने एक और बात बताई। आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली हो सकती हैं, ठीक है, आपने किया भी हुआ है, माजी में भी हुआ, फेयर अनफ। वो कहते हैं ना, अब हमने 4 मई को नोटिफिकेशन किया कि 100 रुपये फी केजी बेची जाएगी। अगले दिन वो करोड़पति अपने साथ वकील लिए, जाके उन्होंने जनाब लाहौर की अदालत से स्टे ले लिया। स्टे आज तक चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए जून में, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन नहीं ली। तो अब आप क्या करेगी, एफआईए क्या करेगी, पुलिस डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा जब आपको अदालतें काम नहीं करने देनी? वो कहते नहीं आप इनको छेड़ ही नहीं सकते, इनके गोदाम पे छापे नहीं मार सकते, इनकी मूवमेंट नहीं रोक सकते। 7 लाख टन उन्होंने अफगानिस्तान भेज दिया सर, उस स्मगल करके। तो उस एफआईए क्या करेगी? आपका ख्याल है कि जब आपकी अदालतों ने कहा है जी, हाई कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केस ही टेकअप नहीं किया 4 महीने से। देखिए, मुझे इस वक्त नहीं पता कि किस डेट को पहला स्टे हुआ और उस डेट के बाद क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ अपील में गए, नहीं गए, उसको विकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, नहीं गए। तो इसका मतलब है कि जो नहीं गया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं गए हैं, वो रात बता रहे थे भट्टू साहब, वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जून में गए थे, 4 जून को उन्होंने वहां पे ऑर्डर किए थे। ये सारी 4 मई को उन्होंने इनके खिलाफ स्टे हुआ था, उन्होंने किया था स्टे, आज तक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, भट्टू साहब रात बता रहे थे हमें। तो आपका मतलब है कि जून से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया होगा? जनाब नहीं, स्टे से मुराद है उनकी पिटीशन ही टेकअप नहीं की। दे वेंट देयर अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट के, या लाहौर का जो वहां पे जज साहब। वो भी मैं आपको, क्योंकि मैं आप खुद विक्टिम हूँ सर, तो मुझे अपना भी अंदाजा है कि मेरा 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं, काजी फाइल साहब, उनके डबल बेंच ने ऑर्डर किया हुआ है कि इनकी जो अपील है वो पिछले साल सितंबर में फिक्स की जाए, और आज तक 1.5 साल गुजरा है, वो बेंच नहीं बना। तो चले वो खुद आपके लिए दुआ करते हैं, खुद आने वाले हैं। मेरा ख्याल है जब आप वहां पे दोबारा टेकअप कराएंगे हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, जब आपको हटाया गया था, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उस वक्त जनरल बाजवा साहब हैं, आर्मी चीफ थे, ही वाज ऑल इन ऑल। तो ये कैसे हो गया कि मतलब आप वहद बाजवे मुझे लग रहे हैं मादद के साथ आने लाइटर नोट, कि जिनको हटा भी दिया गया, एक्शन भी होगा, कार्रवाई, बाकी तो किसी मतलब बाजवा साहब पे किसी को, उनके रिश्तेदारों को, इवन जिसके नाम के साथ बाजवा ही लगता था, जुर्रत ही नहीं होती थी, पुलिस हो, एफआईए हो, नैब हो, वजीर आजम हो, फलाने साहब हों, आपकी उनसे कोई तल्लुकदारी, कोई जट बिरादरी भी नहीं निकली, उनसे कोई रेफरेंस नहीं निकला कि आपके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई सर? उस वक्त तो किसी, उस वक्त तो लोगों ने अपने निक नेम बाजवा रख लिए थे सर, अपने नाम के सरनेम बाजवा लिख लेते थे। देखिए, सच्ची बात है, मैंने कोई ना राब्ता करने की कोशिश की, खुदा वाहिद जानते हैं, और ना मेरे से किसी ने अप्रोच किया। लेकिन दूसरी बात ये थी कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो शहजाद अकबर साहब थे, तो वो इतने पर्सनल हो चुके थे। नहीं, इमरान खान साहब नहीं थे वजीर आजम, खान साहब वजीर आजम थे सर। वजीर आजम इमरान खान और शहजाद अकबर जो थे वो इतना पर्सनल थे कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और किसी बंदे ने उनसे बात की, तो कैबिनेट में भी किसी ने बात की कि कैबिनेट में कहा गया बकायदा, जब मुझे सस्पेंड किया कि एक बंदे, ईमानदार बंदे को आपने नजायज सस्पेंड किया, ज्यादती की है, तो वहां पे भी शहजाद अकबर की हाँ खान साहब ने मिलाई। और अब उनको क्या बताया गया था, क्या था, मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है कि ज़ाहिर है वो जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें सबसे पहले देखेंगे जो सब्सिडी दी गई वो किसने दी थी। वो तो थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जी। अगर सब्सिडी वो खुद अप्रूव कर रहे हैं और एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा कहता है कि जी मुझसे गलत बयानी करके, मुझे ब्लैकमेल करके तो मेरे से सब्सिडी लेगी, मुझे झूठ बोल के ली गई कि मुझे स्टॉक नहीं सही बताया। अच्छा, अगर स्टॉक सही नहीं बताया तो क्या उन्होंने किसी एफबीआर के बंदे को, स्टेट बैंक के बंदे को कोई कार्रवाई की? अच्छा, उसमें एक और मैं आपको यहाँ बताऊं कि स्टेट, देखिए एफबीआर का एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने जो लेटर लिखा था, मैंने जब गया शुगर मिल में गया तो वहां देखा कि वहां कच्चा रिकॉर्ड है और कोई प्रॉपर रजिस्टर नहीं था, जो कि पहले 2015 से पहले वो रजिस्टर होते थे। उसमें RG1, RG2, RG3 रजिस्टर थे, जिसमें आपका पूरा स्टॉक इन आउट, एक गोडाउन से दूसरी जगह जाना है, सेल होनी है, गेट से निकलना है, सारा दर्ज होता था।
अब उसको उसकी कस्टम वाले उसको सर्टिफाई करते थे। अब इन्होंने लॉ चेंज किए 2015 में, तो इन्होंने सेल्फ असेसमेंट पे कर दिया, पहले भी सेल्फ असेसमेंट था। अब इन्होंने कहा जी हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो एक सीसीटीवी सिस्टम होगा और एक सॉफ्टवेयर होगा, और वो इसको कभी ये ट्रैक सिस्टम बताएं, कभी कोई नाम, उसको एक सुहाना नाम बता देंगे। लेकिन 2015 से लेके 2023 तक आज तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सका 80-90 मिलों में। वाह। और वो मैलाफाइडी है, क्योंकि अगर वो इंस्टॉल होता है वो चोरी खत्म होगी, वो सीमेंट में चोरी खत्म होगी। वो आपको मजे की बात बताऊं सर, आपकी बात सुन के ना मुझे एक बात याद आ गई है। आप भी आपने क्या मजे की बात की है कि 2015 से लेके 8 साल हो गए अभी तक वो वहाँ सॉफ्टवेयर नहीं उन्होंने लगने दिया, सीसीटीवी नहीं लगने दिया। ये सर आप तो उसकी बात कर रहे हैं ना शुगर मिलों की। यहाँ पे कौमी असम्बली का सर ये हाजिरी लगती है ना, जो बाकी पूरे सेक्रेटेरिएट की हाजिरी मुलाजमीन की लगती है बायोमेट्रिक पे, आपको अंगूठा लगाना पड़ता है। एमएनएस जो हैं सर ये रजिस्टर्ड पे हाजिरी लगाते हैं 342। रीजन कि जो नहीं भी आते बहुत सारे वो किसी को कह देते हैं, प्रॉक्सी लगा देते हैं, आज मैं आपकी लगा दूंगा, कल परसों वो उसकी लगा देगा। यहाँ पे वारें चलती रहती हैं। और ये किस वजह से कि हाउस में अगर आप उसमें एक दिन छुट्टी करेंगे 5,000 रुपये अलाउंस मिलता है, मतलब अगर आप उसको अटेंड करते हैं 5,000 रुपये के लिए आपके एमएनएज जैली झूठी वहां पे हाजिरियां लगाते हैं सर। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, मतलब अच्छे लोग भी हैं वहां पे कौमी असम्बली में बड़ी तादाद में। और जब मैंने पूछा ये बिल लेने जाते हैं कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में, उसे क्लर्क से कैश जो ऑफिसर है, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर, वो बकायदा इनसे पैसे लेता है। एमएनएज उनको पैसे देते हैं चेक लेने के, उन्हें पता होता है कि भाई साहब जो हैं इतनी इतनी इनकी छुट्टियां और हमने इनकी हाजिरियां लगाई हैं। जब एक मुल्क का कौमी असम्बली का जो बाद में वजीर भी बनते हैं, उन्हीं में से वजीर आजम बनते हैं, उस असम्बली में से एक मैंने 5,000 रुपये, आप 10,000 रुपये कर दिया शायद, वो रजिस्टर रखवाए बैठा है, वो बायोमेट्रिक नहीं होने देता। तो आप कह रहे हैं कि शुगर मिलों में 87 शुगर मिलों में कैमरे नहीं लगे। भाईजान की बात बनी नहीं आपकी। मैं कलासरा साहब बात को यहाँ पे यानी मैंने कभी कसम नहीं उठाई, लेकिन मैं अभी लाइव खुदा की कसम मुझे एक बंदे ने बताया कि वजीर दाखिला ने 27 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर लेके गया एक स्पेशल जहाज में। माजी की बात कर रहे हैं आप? बस मैं नाम नहीं लेता अब उसको, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें पैसे कितने ले, उन्होंने हिस्सा कितना लिया, किसके लिए लेके गया, लेकिन मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। देखिए अब ये एमएनएल का साहब ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कि एफबीआर वाले क्या करते हैं, एफडीआर वाले ने जो चीज लेनी होती है, जो पास करनी होती है, वो बजट में डाल देते हैं। आपको एक मजाक की बात होगी, आप हंसी आएगी, आपको रोना आएगा। एफबीआर ने अपनी यूनिफॉर्म जो थी वो सैंक्शन करवानी थी, उन्होंने वो भी बजट में डाल दी। और मुझे बता दिया आज तक किसी वजीर दूसरा कानून को, वजीर खजाना को इस बात का पता भी हो कि ये कानून पास किया उन्होंने, उनको पता भी नहीं है, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, और कानून पास हो गया, यूनिफॉर्म उनकी बन गई है। और वो भी हर बंदा यूनिफॉर्म चाहता है, हर बंदा इन्फोर्समेंट चाहता है। मैंने अभी आप देखे वापडा का काम है, अब बिजली का, उसमें भी ये हो रहा है कि जी इन्फोर्समेंट एजेंसी बना दो साथ उनके, और उनके अच्छा ये बताइएगा, ये बताइए कि स्मगलिंग जो होती है, क्योंकि आप एफआईए में बड़े अरसे रहे हैं, बड़े ओहदे पे रहे हैं, ये स्मगलिंग कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि 4-5 साल पहले जो इंक्वायरी हुई थी 2020 में, 4-5 साल तो 3 साल ही बनते, बड़ा रोला पड़ा था। असद उमर साहब, उसके बाद रजाक दाऊद साहब, उस्मान बुजदार, हाशिम बाग, तीन को यहाँ पे एफआईए ने जॉइंट कमेटी बनाई थी, बुलाया गया था, बड़े पंप एंड शो, वाजिद जिया साहब का दौर था। उस वक्त भी बहुत बड़ी वहाँ पे हंगामे और धूल मिट के किसी को पता ही नहीं है कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। और इतने ये दीदा दलेरी हैं कि 3 साल पहले इंक्वायरियाँ भुगती हैं, उस वक्त कहा गया जी हम जी ऐसे वैसे कर दें, उन्होंने 3 साल बाद जो है उन्होंने फिर बात 200 रुपये में जाके शुगर मिल वालों ने फिर पैसा बना लिया। सर इतनी दीदा दलेरी है इस मुल्क में, किसी का कोई खौफ नहीं रहा किसी को। देखें जितने भी केस दर्ज हुए, क्या हुआ आज तक किसी को सजा हुई? और दीदा दलेरी तो खाएगी। देखे ना कि जब अरबों रुपया कमाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग है, मैंने शुरू में कहा था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन की जाए, आपको पाकिस्तान को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें आदत हो गया सर जी, आदत ही तो कोई चीज होती है ना, मतलब भीख मांगने की आदत ही कोई चीज होती है। बात है हम इन हमारे लोगों को कि
इतना पैसा बाहर गया है, और वो जो बाकी स्मगलिंग है वो पूरी की पूरी एक तरफ, सट्टाबाजी एक तरफ, लेकिन जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है वो पूरी की पूरी जो है वो समझे कि 70% ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है। अच्छा, लास्टली सर आपसे, लेकिन फिर हम आपको लेते रहेंगे, आपके पास बड़ा कुछ मवाद है, मटेरियल है, और आप अच्छी मतलब आपने भुगता भी है, मुझे अंदाज़ा है इस बात का सर, यू सफर्ड अ लॉट फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। ये डॉलर जो है सर, इसके साथ क्या हो रहा है, ये कैसे नीचे आ सकता है? लास्टली कोई अगर थोड़ा ब्रीफ सा हमें कोई बता सकें। आपने अपने ट्वीट्स किए, आपने कहा चीनी की कीमत जो है वो भी 7 दिनों में ये 100 रुपए पे आ सकती है, डॉलर भी 150 इसकी रियलिस्टिक उन्होंने कहा है तो कि आपने असल- कहा 150 रुपए रियलिस्टिक डॉलर प्राइस है, ये कैसे नीचे आ सकती है सर? क्या करना पड़ेगा? क्या आपके पास ऐसा आपको गीदड़ सिंह है सर? देखिए, मेरे पास गिदर सिंह की कोई नहीं है। स्टेट हो और आगे नीयत ठीक हो और आपको इल्म हो कि कौन कौन खराबी कहाँ करता है, और जिसने खराबी करनी है उसको आपको एडवांस में पता हो। आप इतनी, अगर आपकी रिसर्च हो, आपका पीछे इन्वेस्टिगेशन हो, आपको एक्सपीरियंस हो कि जिसने आपको खराबी करनी है उसको आप पहले से आपको पता हो, और उसको आप टाइमली एडवांस वार्न करें और रोकें। आप देखें, अब मैं सिर्फ बाकी छोड़ दें, जब भी हुआ, जब भी रुपया पिछले, आप सिर्फ 1 साल का ले लें, मैं बाकी छोड़ दे सारा, या 5 साल में ले लें, जब भी रुपया डीवैल्यू हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद किया जी, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर है या स्टेट बैंक है, उनकी मर्जी के बाद कभी भी डीवैल्यू नहीं हुआ। बाकी सट्टेबाजी हुई, सारा हुआ उसके साथ हुआ, उन्होंने भी कमाया। आज भी अगर आप देखें पिछले 10 दिन का उठा लें, जो आपकी प्राइवेट मार्केट है वहां पे डॉलर नीचे जा रहा है और स्टेट बैंक का ऊपर जा रहा है। वो ऊपर जा रहा है। और जब भी देखें, अगर नीचे आ रहा है तो गवर्नमेंट बाइंग शुरू कर दे, स्टेट बैंक बाइंग शुरू कर दे, स्टेट बैंक ऊपर जाना शुरू कर दे, तो क्या प्राइवेट नीचे जाएगा? स्टेट बैंक तो नीचे तो नहीं जा सकता। ट्रू। ठीक है, अब ये जो है, ये जो भी पॉलिसी मेकर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको जानना चाहिए कि ये रुकावटें कौन है, रुकावटें नजर आ रही है। अच्छा सर, इसमें बैंक्स भी शामिल है सजाद साहब? जी, इसमें बैंक्स भी शामिल है, ये जो रुकावटों का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, बैंक तो मेजर बेनिफिशियरी हैं, वो तो माल कमा रहे हैं। अगर नीचे आएगा तो बैंकों का नुकसान होगा, फायदा होगा। जितना इसमें बैंक ने प्रॉफिट कमाया, देखिए बैंक प्रॉफिट कमा रहा है इसमें, इसकी जो है डॉलर की गैम्बलिंग में उसने इतना माल कमाया और उसको क्या फाइन कर रहे हैं? अगर एक बंदा अरबों कमा रहा है तो आप उसको 40 करोड़ रुपया फाइन कर दे, 100 बात। तो सर अभी आपने बात की, मैं अभी उसी में अटका हुआ हूँ सर, बेशक नाम ना बताएं, आई एग्री। ठीक है। इस मुल्क में इतना आसान काम है कि कोई वजीर दाखिला साबिक या जो भी है वो 27-28 अरब के डॉलर, या जो माजी में भी हमने सुना कि डॉलर इसी तरह यहाँ से स्मगल होते थे, जहाज़ों के जरिए ब्रीफ केस में होते थे। अभी भी वो सिलसिला आपके ख्याल है चल रहा है, जारी है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो थे कि माजी के वो ले गए? सर जी, अब यहाँ पे ठीक है। बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं, बैंकों को डिफॉल्ट हुई है, डिफॉल्ट करके उनके अरबों खरबों रुपया स्टे लिए हुए हैं अदालतों से, और वो वापस नहीं कर रहे। और वो पैसा भी जो है वो सारा मिलों को अभी 6 यूनिट होंगे, उनको बेच के उनका ये सारा मनी ट्रेड पे बाहर जा रहा है पैसा। और अगर मैंने पहले कहा, मैं सिर्फ 100 फैमिली का नाम लिया, मैं ज्यादा नहीं दिया, लेकिन जब अगर आहत का वजीर दाखिला लेवल का बंदा अगर इसमें शामिल होगा तो फिर क्या होगा? बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज होगा सर। ठीक है, आपको ठीक है। दोबारा हम लेते रहेंगे सर, बड़ी सारी बातें होने वाली हैं। बाजवा साहब, आपने तो हमारे ये धुआं निकाल दिया सर। अभी ये डाइजेस्ट करने दें जो बातें आज आपने हमें बताई हैं, तो आपको हम फिर दोबारा मेरा ख्याल है बात जी करेंगे जी, इनसे। दोबारा जरूरी है कि मजीद बहुत सारे सवाल थे। अभी तो क्लास साहब मैंने बहुत सारे मैं सवाल तैयार इसलिए किए थे, मुझे मौका ही नहीं मिल सका। नहीं मिला, आई एम सॉरी फॉर और नहीं बिल्कुल, आप जो सवाल पूछ रहे थे वो बिल्कुल करने वाले थे। बहुत शुक्रिया। सजाद मुस्तफा बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जिसपे बात करेंगे। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और MBS के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि खबरें हैं कि मुलतवी हो गया, दोबारा अब हुआ है कि नहीं, और इस खबर की इनसाइड स्टोरी क्या है वो जानेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हम बात करेंगे MBS के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। क्लास साहब, कमिंग टू यू, आपके पास भी कोई एक्सक्लूसिव खबर है? आपने भी इसके बारे में कुछ? मेरे पास खबर उस दिन कामरान को हमने लिया था। कामरान की ज़्यादा अथॉरिटी है, फॉरेन ऑफिस करते हैं, बड़े अरसे से करते हैं, वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। लेकिन मेरे पास भी खबर बड़ी पक्की थी कि ये विजिट बड़ी कंफर्म थी कि उन्होंने आना था। और उनकी मुलाकातें जो हैं होनी थी, निगरान वज़ीर आज़म से भी होनी थी और सबसे बढ़कर आर्मी चीफ से भी होनी थी। और अच्छी खासी चीज़ें डिटेल्स में तय हुई थी। पहले से SOPs या पहले से चीज़ें ना तय कर ली जाती हैं कि उसमें कोई आ रहे, डिग्निटरीज आ रहे हैं तो क्या क्या मुआहदों पे दस्तखत हो सकते हैं, क्या क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सऊदीज़, उसके बाद कवेती, फिर UAE और फिर चाइनीज़। दे आर वेरी कीन, जो उन पर खबरें आ रही हैं और आर्मी चीफ ने जो विजिट्स की हैं पिछले कुछ अरसे में, जो चारों मुल्क हैं वो दे आर वेरी कीन कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और बहुत सारे उन्होंने कंप्लेंट्स भी की थी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है या हमारी लीड कैसे उन चीज़ों को बुला करती है। तो मेरी खबर बड़ी कंफर्म थी। और जो बाद में और भी लोग कह रहे थे, ये नहीं कि मैं कंफर्म कर रहा था, और भी लोगों की खबर थी कि वो आ रहे हैं और उन्हें इंडिया भी जाना था, 6-7 घंटे रुकना था यहाँ पे, या अब उसका G20 का जो वहाँ पे इजलास हो रहा है। तो लिहाजा उनका ना अब 6 की बात हो रही थी, क्योंकि आज यहाँ पे वो भी था, एक मतलब हमारा डिफेंस डे भी था शायद, उसमें उन्होंने कोई एज ए मेहमान खसूसी के तौर पर शायद, अगरचे मुमकिन था, या फिर एक और वजह भी हो सकती है कि वो बाद में कोई विजिट को अपना रीप्लान उसको प्लान करें। 6 वाली मैं सितंबर के डिफेंस डे की बात में नहीं कर रहा क्योंकि उसके लिए उन्होंने आना था या उनकी वो बात थी। लेकिन इंडिया भी जाना था, पाकिस्तान भी आना था। आई डोंट नो कि आखिरी लम्हे पे क्या चेंजेस हुए। इसी वजह से शायद फॉरेन ऑफिस जो है ना कंफर्म नहीं कर रहा था कि इसको खबर को, हम समझे शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आखिरी लम्हे पर इसको किया जाएगा। अच्छा क्लास साहब, इस तरह पहले भी हो चुका है 21 नवंबर 2022 में गालिबन कि MBS ने इसी तरह दौरे पे आना था, जापान जाना था आगे। ऑल्दो वो पूरा का पूरा दौरा ही उनका कैंसिल हुआ था, जापान भी नहीं गए थे, लेकिन वो नहीं, शहबाज गवर्नमेंट में, अभी जो पिछली गवर्नमेंट। तो ये क्या वजह है कि बार बार ये मुलतवी हो रहा है या वो नहीं आ पा रहे हैं? इट्स जस्ट यू नो, अच्छा, बड़ी मजे की चीज़, बड़ा अहम सवाल किया आपने। वो एक ही दफ़ा पाकिस्तान आए हैं और वो थे जब यहाँ पे ये खान साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म थे, और बड़ी हमने देखी, बड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों की वो बड़ी अच्छी चली, बड़ी दोस्ती हो गई। तो प्रिंस ने कहा जनाब कि आप ऐसे समझे आपका छोटा भाई जो है ना वहाँ पे आपका सफ़ीर लगा हुआ है। खैर बाद में जो कुछ हुआ खान साहब का और उनका मिजाज है, खान साहब का अपना एक, उन्होंने जिस तरह के रिलेशनशिप जो है ख़राब हुआ है कि हमने उनके एक पैरेलल हमने OIC खड़ी करने की कोशिश की। हमने कहा ईरान या तुर्की, कतर, मलेशिया, इनके साथ मिल के हम वो करेंगे जो अपनी OIC बनाते हैं। मतलब हम ये भूल के, जो मैं बार बार कहता होता हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, 3 मुल्क हमारी उसके लिए ज़रूरी हैं, स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए ज़रूरी हैं हर हिसाब से। अमेरिकन हैं, आपके चाइनीज़ हैं, सऊदीज़ हैं, आपके इनसे तल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। पूरी दुनिया से लड़ भिड़ लें, जो भी करना है, ये 3 मुल्क आपकी साइड पे रहने चाहिए। ये थोड़ी सी बच्चे को भी समझ आती है, ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ या मैं कुछ ज़्यादा इन चीज़ों को मुझे समझ नो। तो खान साहब ने उन तीनों से तल्लुकात ख़राब किए, उनके साथ नहीं रहा उनका सारे का सारा। OIC जब खड़ी कर रहे थे, बाद में हुआ क्या मज़े की चीज़ है, जिनके लिए ये खड़े थे उन सब की सुलह हो गई है उनसे, MBS से। तुर्की की भी होगी, उनकी सुलह होगी। तैयब अर्दगान साहब भी गए थे वहाँ पे, उधर गए थे, सऊदी अरब गए थे, और वो भी उसके बाद गए हैं वहाँ पे, उसे तुर्की का विजिट का। कतर के साथ थी, वो भी तल्लुकात उनका ठीक। ईरान सबसे बड़ा मसला था, वहाँ भी सुलह हो गई। तो खान साहब जिनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और जिनका अपने आप को हम प्रमोट कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मा के लीडर अब हम बनेंगे, सऊदीज़ नहीं बनेंगे। असल लड़ाई तो तुर्कों की और सऊदीज़ की यही थी ना। तुर्क तो ये कहते थे ना कि ये जो सऊदी, ये मक्का और ये मदीना होली प्लेसेस जो हैं, ये सारी की सारी उनकी डोमेन में थी। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे टर्क्स जो हैं 1922 तक। तो वो सारी इन चीज़ों को लुक आफ्टर करते थे। बाद में वो सऊदीज़ के पास आ गए। सो वो लड़ाई भी थी उनकी, तुर्कों की और सऊदीज़ की, कि वो दोबारा तुर्क ये कह रहे थे कि एक यहाँ मुस्लिम एक इसका कंट्रीज़ का बोर्ड बनाया जाए जो मक्का और मदीने को ना वो कलेक्टिवली देखे। तो जिस पे सऊदीज़ को सबसे बड़ी वो रेजिस्टेंस थी कि तैयब अर्दगान जो है शायद हमारा क्लाउड जो है ना वो कम करना चाहिए। उसी वक्त तो हम ही खान साहब ने, जब आपके शहजादे से दोस्ती होगी, 8-10 अरब डॉलर को उसने रिलीफ दे दिया। हम चाहते हैं खान साहब, बड़ा मौका था कि वो एक शहर बना रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है 2030 में, वहाँ पे 10-15 लाख पाकिस्तानी लगवाएं आप, हमारे यहाँ पे वर्कर भिजवाएं। आपने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। बाद में पता चला कैबिनेट में उन्होंने कोई गाली शाली भी दे दी। बाद में चला जहाज़ में जा रहे थे तो वो भी कुछ गुफ्तगू थी, कोई गुफ्तगू हुई। अब मतलब इतनी लूज टाक है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसके खिलाफ कर रहे हैं? सऊदी अरब के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जिन्होंने मतलब
आज जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया, इससे अभी की बात नहीं कर रहा, आपको मुफ्त में तेल दिया, मुफ्त में पैसे दिए, डॉलर दिए, सब कुछ दिया, उसके खिलाफ इस फोरम पे जाके तल्लुकात खराब कर। बाद में वो DGISI उस वक्त जनरल ये थे, ये फैज़ हमीद साहब जनरल ये गए थे, बाजवा साहब ये मिलने गए थे डैमेज कंट्रोल मेजर्स के लिए। सो खान साहब की जो रेकलेस उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी थी, उसने भी बड़ा रोल प्ले किया है इनको आइसोलेशन में ले जाने का। पूरी दुनिया से लड़ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूछते थे, सहाफ़ियों से पूछा था आखिरी मुलाकात में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई थी कि कोई अगेन कोई बातचीत तो नहीं किया जो मेरा दुश्मन ना हो। फिर कहा जी मैं कल ही काफ़ी हूँ। जब ये माइंड सेट है आपका कि सुल्तान रजा मुस्तफा कुरैशी वाला डायलॉग देना या अमरीश पुरी वाला आपने कहना है मैं कल ही काफ़ी हाँ, तो इतने डग दियांगे तो पता नहीं की कर दे। पंजाबी में फिल्में देखते थे बचपन में, तो फिर खान साहब तो बी खान साहब क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो आए नहीं हैं, शहबाज हुकूमत में नहीं है, वो शहबाज हुकूमत में नहीं है। शायद वो ये सिग्नल नहीं देना चाह रहे हो कि जनाब ये जो वो सो कार्ड जो उस वक्त कहा जा रहा था इम्पोर्टेड हुकूमत है, बहर के उससे आई है, और तो शायद उसमें सऊदीज का भी कोई शेयर होगा, सऊदीज का कोई भी हिस्सा होगा। उन्होंने दूर रखा है अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से। अच्छा। कि हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए, बल्कि उन दिनों में करीब आ रहे थे जब यहाँ आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी। मुझे याद आ गया नवंबर में आना था, उन्होंने ये सुना जा रहा था, लेकिन फिर किसी ने उनको बताया होगा कि नवंबर में तो आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है। तो जिस उसकी आर्मी चीफ की तैनाती उसी वक्त आसिम मुनीर साहब का कहा जा रहा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया में सर्व भी कर चुके थे और उन्हें समझा जाता है इज वेरी क्लोज टू द सऊदीज, सऊदीज इनको लाइक भी करते थे। ये अगरचे और बात है कि उस वक्त की जो फौजी क़यादत है उन्होंने कोशिश की थी कोई नादरा वगैरह से रिकॉर्ड वगैरह निकलवा के ये बताने की वहाँ पे सऊदीज़ को उन्होंने कोई उनको अगेन अकॉर्डिंग टू द मिसगाइड करने की कोशिश की थी कि जनाब ये इस तरह के बंदे नहीं हैं, उस तरह के बंदे जिसको सऊदीज़ ने बाई नहीं किया था। सो उस वक्त मेरा ख्याल इसलिए नहीं आए थे कि अगर हम गए और आसिम मुनीर साहब बन गए आर्मी चीफ जो बने तो समझा जाएगा कि सऊदी प्रिंस आया और उसने शायद यहाँ बैठ के ऐसे क्लासेस आप वो मुझे लगता है आपको ही सुन लेते हैं और फिर कोई इंटरप्रिटेशन को कर देते हैं और फिर उनको ये टाइमिंग की सिग्निफिकेंस का अंदाजा हो जाता है। लास्ट टाइम भी आपने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी उनके आने से पहले, और अभी भी आपने हमने पिछले प्रोग्राम में जब बात की थी आपने कहा ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। हमारे दोस्त हैं, सीनियर दोस्त हैं, नुसरत जवेद साहब बड़े मेहरबान हैं हमारे, बड़े उस्ताद हैं हमारे, वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। आपने बात की है ना, वो कहते हैं हम 2% के रिपोर्टर, हमारी जो औकात लोग कहते 2% के रिपोर्टर, हमें अपने आप को ना इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू जो है ना आर्मी चीफ सुनता है, वजीर आजम सुनता है, या मतलब नौज बिला साहब तक भी पहुंचते, ऐसी हरगिज़ बात नहीं होती। हमारे मुंह की पीपल्स पल्स और वो कोई भी सुन सकता है। अच्छा ये रीडिंग होती है, यू कॉल इट ए रीडिंग, हम इसको रीडिंग कहते होते हैं कि रीडिंग हो सकती है कि ये सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है, इस सिचुएशन में ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है, इंसानों को थोड़ा सा रीड किया जा सकता है। अच्छा क्लास साहब हमारे साथ मौजूद है कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम। बड़ी देर से मिले हम, ऐसे मुझे इतनी इररेलेवेंट गुफ्तगू करनी पड़ गई है ये कामरान साहब की वजह से सर, तो मिले नहीं हमें। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी कामरान साहब। अच्छा कामरान साहब बताइए, हम बात कर रहे हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि चंद घंटे का हो सकता था दौरा, आज उन्होंने आना था और ये दौरा जो है वो नहीं हो सका। अब क्या वजूहात नजर आती हैं, इसके पीछे क्या हुआ है? अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था, जब बहुत से लोग ये बातें कर रहे थे कि ये विजिट हो रहा है, क्योंकि मुझे जो रेलेवेंट लोग थे फॉरेन ऑफिस में और बाकी जगहों पे भी, तो दे वर वेरी स्केप्टिकल, और मैं उस वक्त भी आपसे कह रहा था कि शायद ये दौरा होता नजर नहीं आ रहा। दो के मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर थी कि वो बेशक कुछ घंटों के लिए ही सही लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर जरूर आए। इवन अभी भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं दफ्तर खारजा के एक सीनियर एहलकार से बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि आई डोंट नो कि ये खबर पहले चली कहाँ से, फॉरेन ऑफिस के एंड पर कोई ऐसी बात नहीं थी, और इतना बड़ा अगर जो विजिट होता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी भी चाहिए होती है। और दूसरा ये भी है कि आई थिंक जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल से बात करके मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि शायद वो भी नहीं चाहते थे कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटों के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो भारत जा रहे हैं और हम उनसे कहेंगे जी आप यहाँ पे आके रुक जाएं, तो शायद उनकी भी मर्जी नहीं थी कि इस तरह का विजिट हो। चलें ठीक है, वो भारत जा रहे हैं, तो बाद में जब पाकिस्तान में जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा, इलेक्शंस हो जाते हैं, नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो प्रॉपर फिर एक स्टेट लेवल का विजिट हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हो या बाकी मामलात हों, तो बेहतर है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए। लेकिन जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि इस तरह के विजिट ऐसे होते नहीं है, और वही हुआ कि ये विजिट नहीं हुआ।
अच्छा, वैसे कुछ फौजी जराए जो हैं सर, दे वर वेरी डिटरमिन कि वो आ रहे हैं, और बल्कि मेरी कुछ इतलात हैं वहाँ तैयारियाँ भी की गई थी कि हमने MBS साहब को क्या क्या बड़े बड़े गिफ्ट्स देने, वेरी सरप्राइजिंग गिफ्ट थे। अब मैं उनकी डिटेल नहीं बताता इस वक्त। तो वो तो बाकायदा तैयारी करके बैठे थे, उनके लिए गिफ्ट्स भी तैयार किए गए थे जिससे वो समझते थे कि शहजादे जो हैं वो बड़े खुश होंगे। बल्कि ये भी बता, चलो एक मैं बता देता हूँ, 2 लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो भी तैयार किए गए थे, वो उन्होंने MBS को देने थे कि 2 लेपर्ड्स गिफ्ट के तौर पर। इसके अलावा कुछ बहुत बड़ी एक और चीज़ भी थी, तो वो भी उन्होंने देनी। तो किसी ने उनको पॉइंट आउट किया, जनाब सऊदी अरेबिया में तो बर्फ़बारी नहीं होती, वहाँ पे तो ऐसे एरियाज आई डोंट नो कि हैं कि नहीं है, तो आप जो ये स्नो लेपर्ड्स दे रहे हैं तो वो किंग इनका क्या करेंगे। बहरहाल एनीवे, तो वहाँ पे तो बड़ी तैयारी थी इस चीज़ की कि किंग इज़ कमिंग, बाकायदा गिफ्ट्स वगैरह को वो फाइनलाइज किया जा रहा था। देखें, जो बिल्कुल ये खबरें जब चली हैं तो कहीं ना कोई चाह रहा था कि ये विजिट होना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जाहिर है कि इस तरह का जो भी बड़ा विजिट होता है तो आप उसमें दफ्तर खारजा को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं उन लोगों से कि जो इस एरिया को डील करते हैं, मैं उनसे पूछता रहा, कम से कम उनके नॉलेज में नहीं था। अब उनसे हटकर अगर फॉरेन ऑफिस को इग्नोर करके, और हमारे यहाँ होता भी रहता है, इस तरह होता है, मसलन फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल क्लूलेस था। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग थे उनसे मेरी जो कुछ बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हाँ इसका इम्कान मौजूद है, ऐसे इशारे हमें मिल रहे हैं कि ये विजिट हो सकता है। बट नेवरदलेस फिर भी मैं स्केप्टिकल था। अच्छा, एक बात कामरान बताएं मुझे, लेकिन एक बात आप अप्रिशिएट करेंगे कि आप बिल्कुल, मेरे ख्याल वहद बंदे थे जो पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा कि कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ रही, अभी तक कोई नहीं है। लेकिन आप समझते नहीं कि सऊदीज जो है हमेशा GHQ के साथ, आर्मी के साथ बरह रास्त डील करते हो, हाई प्रोफाइल विजिट, पर्सन लाइक MBS, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो इट माइट हैव बीन केप्ट बिटवीन रॉयल सिक्योरिटी फोर्सेज या उनका रॉयल, उनकी इंटेलिजेंस और GHQ रखा गया होगा, उसमें फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये तो कभी इनको सीरियस लिया नहीं जाता जब इस तरह की हाई प्रोफाइल विजिट इस तरह के लोगों की होती हूँ। डू यू थिंक कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा GHQ और उनकी रॉयल सिक्योरिटी जो खुद ये चीज़ें देख रहे हो, तय करूँ, लिहाजा ये ऑन बोर्ड नहीं थे? और फॉरेन ऑफिस को वैसे कोई सीरियस नहीं लेता पाकिस्तान में, आपको पता ही है सर। ये बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं। और इस तरह के जो हाई लेवल के विजिट्स होते हैं आमतौर पर उसको कोशिश की जाती है कि 11th आवर तक उसको सीक्रेट ही रखा जाए। लेकिन डिस्पाइट ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शायद हमारे यहाँ ओवर द इयर्स, मैं फॉरेन ऑफिस इतने अरसे से कवर कर रहा हूँ, उसका रोल जो है वो कम ही हुआ है। लेकिन इवन देन इन करंट सिचुएशन भी आई थिंक 2-4 लोगों को, जो मोस्ट रेलेवेंट लोग होते हैं, तो मैं जब कह रहा हूँ ना कि जो मोस्ट रेलेवेंट लोग थे सऊदी, जो इस मामले को या पूरे मिडिल ईस्ट को देखते हैं, मैं उनसे राब्ते में था। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे एंड पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो बावजूद इसके कि GHQ या उधर से जो भी सऊदी आला हुकाम आपस में राब्ते में हो, लेकिन 1-2 लोग आई एम श्योर के फिर भी फॉरेन ऑफिस के उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कंप्लीटली। अच्छा, MBS इस वक्त सऊदी अरब गए हैं सर? सऊदी अरब पहुंचे हैं वो G20 के लिए? इंडिया सॉरी अभी मेरे ख्याल में, क्योंकि 9 और 10 को मेन इवेंट है, आज तो 6 तारीख है, तो अभी तो वहां पे नहीं पहुंचे। मेरे ख्याल में 1-2 रोज में मंदोबीन वहां पे आना शुरू होंगे, तो उसके बाद फिर चीजें देखी जाएंगी। आई थिंक एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए कि मैं जब फॉरेन ऑफिस का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो मुझे सेंस मिली है कि फॉरेन ऑफिस शायद अभी क्यों इंटरेस्टेड नहीं था कि हम सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो भारत जा रहे हैं और उनको जबरदस्ती कहें कि जी आप पाकिस्तान में चंद घंटे के लिए रुक जाएं, और अगर वो आ भी जाते हैं फर्ज करें और नूर खान एयरबेस पे रुक जाते हैं 2 घंटे के लिए, हमसे मुलाकात करते हैं, तो उससे क्या हम अचीव कर लेंगे? तो उनका ये ख्याल है कि अगर ये विजिट होना ही है तो फिर प्रॉपर एक स्टेट विजिट हो, और एक ऐसे मौके के ऊपर जब आपके मुल्क के अंदर एक निगरान हुकूमत है, तो वो जो सऊदी हुकाम भी हैं, सऊदी लीडरशिप भी है, आई डोंट थिंक सो कि आप ये कामरान जस्ट अ फार फेच्ड थ्योरी कह लें, सम टाइम हम रिपोर्टर इस तरह का काम कर लेते हैं, वो अवॉइड तो नहीं कर रहे। हमने देखा है कि खान साहब के लास्ट दौर था, वो आए थे यहाँ पे 2019 था मेरा ख्याल, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब 18 महीने रहे हैं, वो नहीं है। जब 18 महीने शहबाज शरीफ साहब के दौर में नहीं है कि शायद उनको ये हो कि ये ना समझा जाए इम्पोर्टेड हुकूमत का इल्ज़ाम लग रहा है, खान साहब और जो तरीक इंसाफ वगैरह कह रहे हैं, तो हमें भी ना समझा जाए कि हम उनको स्ट्रेंथन करने हैं। अभी निगरान हुकूमत है और मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर जेल में है, तो वो इस मौके पे फिर भी अवॉइड कर रहे होंगे कि मैं जाऊंगा तो फिर शायद इट मे नॉट बी अ गुड जेस्चर एट दैट टाइम। नई हुकूमत आएगी तो हम अगले साल देखेंगे कि आना है या क्या करना है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है। इनफैक्ट आप PDM की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दौरा 21 नवंबर 2022 ये डेट तय हो गई थी कि उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पे आना था, लेकिन वो दौरा क्यों कैंसिल हुआ? अगेन
क्योंकि उस वक्त तक शायद मिक्स सिग्नल मिल रहे थे ठीक कि है। जनरल बाजवा जो है विल कंटिन्यू ठीक है। एज एन हार्मिंग चीफ, जी लेकिन जब पता लगा कामरान कि नहीं साहब, मुझे तब्दीली हो रही है तो उस वजह से आपको उन्होंने मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, बहुत माजरत, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और मुझे यहाँ पे इजाजत लेना होगी। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखने के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।